मेरी जो विदेश यात्रा का श्री गणेश एक ऐसे देश से हुआ जिसके बारे में हमारे कोई परिवार के लोग, हमारे मित्र के लोग सुनना ही नहीं चाहते। 15 मिनट में पासपोर्ट, 15 दिन के लिए वैलिड, वो भी पाकिस्तान के लिए वैलिड। और इसे करने के बाद मैं भारत आ गया। मैं बैठा था कि अब मुझे कहाँ जाना होगा। अब आया जनवरी 88 कि साहब लंदन में एक पेशेंट है, आपको देखने जाना है। आयुर्वेदा इज पार्ट ऑफ वेदास। इट इज सेड इट इज sub-Veda of Atharva-Veda. People should adopt concepts and principles of Ayurveda to make their life healthy at physical, mental and spiritual level. Ayurveda is part of Vedas. It is said it is sub-Veda of Atharva-Veda. It's very heartening that Indian government has decided to celebrate 23rd of September as Ayurveda Day. It is a date. However, Ayurveda is practiced on daily basis. It is based on the principles Swasthasya Swasthya Rakshanam, Aturasya Vikar Prashanam Cha. But in Hindu mythology, in Vedic culture, we say Sarve Bhavantu Sukhna, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. So for ages, for decades, we have been praying every day within the ambit of Ayurveda. So on this great day of Ayurveda Day, I wish Sarve Bhavantu Sukhna, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukh Bhavet. People should adopt concepts and principles of Ayurveda to make their life healthy at physical, mental and spiritual level. BSc करने के बाद आयुर्वेद को अपनाने का फैसला लिया। उसके तहत दिल्ली के एक नए स्थापित आयुर्वेदिक कॉलेज में मेरा 1978 में दाखिला हुआ। और उस दाखिले के दौरान मैं अपने पिता स्वर्गीय वैद्य चंद्र प्रकाश जी के मेरठ स्थित क्लिनिक में काम भी करता रहा, कॉलेज का काम भी करता रहा और बाकी कुछ और गतिविधियां भी करता रहा। दवा बनाने के काम में मुझे ज़्यादा रुचि थी, स्पेशली रस औषधियों की, और वो एक मंजूरी का काम था। ये करीब 6 साल चला और इस 6 साल में जहाँ मुझे BMS की डिग्री प्राप्त हुई, मैंने अपने गुरु सदृश पिताजी को खो दिया। उम्र कम थी, 25 का ही था करीब। तो ये बहुत बड़ा आघात था। मेरे सपने ढह गए थे क्योंकि मैं सोच रहा था पिताजी इलाज करते रहेंगे, मैं दवा बनाता रहूँगा और थोड़ा सा जो रिसर्च का पैशन मेरे अंदर पैदा हो चुका था मैं करूँगा। खैर पिताजी चले गए और मैं मेरठ के एक तखत में घर और घोट के ज़्यादा कदा आने वाले मरीजों का इलाज करता गया। परंतु कुछ पिताजी की प्रसिद्धि थी, रक्त कैंसर के कुछ मरीजों को हम ठीक कर चुके थे। परंतु मैं एक मेरठ की एक छोटी सी गली में तखत पर बैठकर इलाज करने वाला एक मामूली वैद्य था। कोई बड़े सपने भी नहीं थे क्योंकि सीमित साधन थे। तो इसी समय, इसी क्रम में 1986 में या उससे पहले 86 में
एक बच्चा मेरे पास लाया जाता है, वो 40 दिन का है और जिसको डाउन सिंड्रोम के साथ एक्यूट ल्यूकीमिया डिक्लेयर हुआ है। दिल्ली के 3 नामी गिरामी हॉस्पिटल, जिसमें एक कलावती थे, एक मूलचंद थे और सफदरजंग हॉस्पिटल, तीनों जगह उसको एक्यूट ल्यूकीमिया डायग्नोज हुआ 25 दिन की उम्र में, और 40वें दिन उसके माँ बाप ने उसे मेरी गोदी में ला के डाल दिया। दवा बनाता था पर मालूम नहीं था कैसी दी जाएगी। उसकी माँ बोली, वैद्य जी जिला दो या मार दो। मैंने एक नई दवा बनी थी, बली पानी, उस बच्चे को दी और बच्चा देखते देखते बीमारी से मुक्त हो गया। ये मेरे लिए एक पहला तजुर्बा था जिसके लिए मैंने कोई कोशिश नहीं की थी, कोई सपना भी नहीं देखा था। परिस्थिति चल निकली। इसी सिलसिले में 1986 में एक बच्चे को लंदन में आयरलैंड के रहने वाले एनआरआई, कश्मीरी एनआरआई के बच्चे को एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया हुआ 1982 में। कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुआ, ऑटोलोगस बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और बच्चा करीब 3.5 साल ठीक रहा। पर 6 महीने बाद जून 86 में उसकी बीमारी ने फिर पलटा खा लिया। लंदन के रॉयल मार्सडन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने उसकी जिंदगी डिक्लेयर कर दी कि अब 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं बचेगा। माँ बाप हताश थे, निराश थे, बहुत कुछ कर चुके थे। सोचा चलो जो भगवान की नियत थी, वो उसको लेके हिंदुस्तान आ गए। किसी तरह मेरे पास पहुँचे। मैं हतप्रभ था कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद तो लोग ठीक हो जाते हैं, इसको दोबारा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, दर्द का रिश्ता, स्वर्गीय सुनील दत्त जी ने बनाई थी, कैंसर के ऊपर उनका बड़ा काम था और उसमें दिखाया गया कि कैसे एक बच्ची को ब्लड कैंसर हुआ है और आखिर में वो हवाई जहाज में बैठ के विदेश जाती है, वहाँ पिक्चर ख़त्म हो जाती है। पर यहाँ पिक्चर शुरू हुई थी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद बीमारी आई थी। मैंने नहीं सुना था और डॉक्टर ने मना कर दिया था, परंतु उसके जो पिता थे मेरे से मेरठ में मिले और जो हिंदुस्तान में इलाज कराने नहीं आए थे, पता नहीं उन्होंने मेरे अंदर क्या देखा। बोले, वैद्य जी मैं चाहता हूँ बच्चा मरे, अजी आप इलाज करो। मैंने इलाज किया। चांदी के योग से बनी हुई षटगुड बलिजारित जीर्ण पारद से बनी हुई दवाइयों से इलाज किया और वो बच्चा बच गया। प्रसिद्धि बढ़ने लगी और इसी सिलसिले में आया 1987। अक्टूबर का शुरू का महीना था, पर इस बीच में 87 में ही वो जो बच्चा लंदन का ठीक हुआ था, 1 साल हो गया था, लंदन से एक टीम आई डॉक्टर्स की। उन्होंने इंटरव्यू किया, मेरे बारे में जानने की कोशिश की, दवा जानने की कोशिश की, तो थोड़ी सी और चेतना आई। समाज के प्रबुद्ध वर्ग में पता चला और खबर पहुंचते पहुंचते उस समय के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री डॉक्टर के आर नारायण तक पहुंची। उनके भी एक मित्र को कैंसर था, उन्होंने मुझे बुलाया, बातचीत की। मैं सरकार से बहुत खफा था, तो नारायण साहब से मेरी मुलाकात हुई सितंबर 1987 में विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री में, और मैंने पाया ऑल टुगेदर एक डिफरेंट आदमी। वो मेरी ज़िंदगी के पहले राजनेता थे। मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में जो भी उनसे कह सकता था कि सर आप लोग काम नहीं करते हो, वो सुनते रहे। खैर बोले, अगर वैद्य जी मैं आपके लिए कोई काम कर सकूं तो बताना। मैं आ गया। अभी मैं घर पे आया ही था कि 10 दिन बाद एक फ़ोन आता है। हसनपुर, गढ़मुक्तेश्वर के पास एक गांव है, वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली है जिनके घर में एक ब्लड कैंसर के मरीज को मेरे पिताजी के द्वारा, और मैं आयुर्वेद के 3rd ईयर में था, ब्लड कैंसर से ठीक किया गया था अंतिम अवस्था में। वो आज भी जिंदा है, 82 से हमने उसको पब्लिश भी की कि हमारा एक मरीज है कराची में, उसको भी ब्लड कैंसर है, तो आपको हम चाहते हैं कि आप कराची चले। मेरे लिए एक हैरानी वाली बात थी
कि कहाँ मैं मेरठ का एक गली का वैद्य और कहाँ कराची। और इत्तेफाकन मेरा जो मोहल्ला था मेरठ का, वो चारों तरफ से, तीन तरफ से मुस्लिम समुदाय से घिरा हुआ था। वहाँ झगड़ा फसाद हम लोग नहीं झगड़ा करते थे, पर पता नहीं दंगे के दौरान कहाँ से लोग आ जाते थे। उस साल 4 महीने हम कर्फ्यू में भी रहे थे, पर हमको दंगाइयों से डर लगता था, मुसलमानों से डर नहीं लगता था। खैर, अब हुआ कि आपको कराची जाना है। नहीं, कराची जाएंगे तो इसके लिए तो पासपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैं जोश में था, क्योंकि मैं कैंसर के कई मरीजों को ठीक कर चुका था, पर कराची जाने के नाम पर थोड़ा सा हिचक थी। परंतु उस परिवार को मैं जानता था, तो उन्होंने क्या करते हैं, तो पासपोर्ट कैसे बने। उन दिनों मेरठ के लोगों का पासपोर्ट लखनऊ में बनता था, दिल्ली उसी राज्य में बनता था। मुझे याद आए मंत्री जी, मैंने उनको फ़ोन किया, शायद वो मेरे फ़ोन का इंतजार ही कर रहे थे। बोले हाँ हाँ वैद्य जी आइए, और मैं दिल्ली पहुंच गया। और उस दिन मैंने देखा मंत्री की ताकत। उन्होंने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को मेरे साथ पासपोर्ट ऑफिस में भेजा, और शायद वहाँ बैठ के पासपोर्ट ऑफिस में बैठ के एक फॉर्म भरा गया। और बड़ी हास्यास्पद बात है कि मुझे ये नहीं पता था फर्स्ट नेम क्या होता है। तब तक मैं वैद्य बालेंदु प्रकाश लिखने लगा था। मैंने उस पर वैद्य फर्स्ट नेम लिखा, प्रकाश लास्ट नेम लिखा, पर मेरा एक्चुअल नाम बालेंदु था। मेरे सर्टिफिकेट में सब जगह बालेंदु था, क्योंकि पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने प्रकाश लगाया। परंतु उस पासपोर्ट के फॉर्म में मेरा फर्स्ट नेम वैद्य हुआ, मिडिल नेम बालेंदु हुआ, आखिरी नाम प्रकाश हुआ। और 15 मिनट लगे नहीं, पासपोर्ट मेरे हाथ में था। मैं हैरान था, इतनी जल्दी पासपोर्ट बनता है। मैंने तो सुना था कलेक्टर चाहिए, उसकी पर्ची चाहिए, ये कैसे हो गया। तो वो पासपोर्ट लिखा था वैलिड फॉर पाकिस्तान ओनली एंड वैलिड टू विजिट पाकिस्तान ओनली। ऐसा कैसे हो गया। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मुझे पासपोर्ट दे रही है और पाकिस्तान का नाम लिख रही है। पर 15 मिनट के अंदर मेरा पासपोर्ट बना और मेरा नाम ऑफिशियली हो गया वैद्य बालेंदु प्रकाश। और कोई आईडी नहीं होती थी दिनों। अब पासपोर्ट बन गया, तो दौड़ भाग करके वो लोग पाकिस्तान के थे, वीसा भी आ गया। और वो दिन आ गया 20 अक्टूबर का 1987 का, जब मैं पहली बार पाकिस्तान के कराची हवाई अड्डे पर उतरा। थोड़ा डर भी था, क्योंकि हमारे बीच के जो संबंध हैं अलग टाइप के हैं, परंतु विश्वास था कि जो लोग मुझे लेके जा रहे हैं वो तो घर परिवार के, क्योंकि जिसके घर में कैंसर ठीक होता है वो एक परिवार बन जाता है। मैं याद है कि कराची के एयरपोर्ट पे हम पहुँचे, शाम हो चुकी थी, और सीढ़ियाँ उन दिनों जहाज पे लाके लगाई जाती थी, और लोग सीढ़ियों पे ही आपका स्वागत करने खड़े होते थे। तो वहाँ जाती मैंने क्या देखा कि सब लोगों ने सलवार कुर्ता पहना हुआ है। सलवार कुर्ता तो हमारे महिलाओं का है, पर जिसे देखो सलवार कुर्ते में। मैं बड़े चक्कर में कि सलवार कुर्ते में क्यों है। अब वो सीढ़ियों से जब उतरना शुरू किया जहाज से, तो मेरे आगे वो सेठ जस्टिन जो मेरे को लेके जा रहे थे, पीछे से मैं उतरा। उम्र मेरी 28 साल, पहनावा बहुत साधारण। तो जो सज्जन आए हुए थे, मूछें थी उनकी, बड़े तकड़े से थे। बोले वे जी नहीं आए क्या, लौंडा भेज दिया। मेरे कान में ये बात गई। बोले नहीं नहीं नहीं, यही वैद्य जी हैं। बोले या खुदा। तो पाकिस्तान की धरती पर ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी। खैर, मुलाकात हुई। वो एक लड़के को नहीं उम्मीद कर रहे थे, वो सोच रहे थे कोई बड़े से वैद्य जी आएंगे। अब हम कराची एयरपोर्ट में घुस गए। एक जगह मुझे बैठा दिया गया। देखा कि कुछ फौजी लोग ड्रेस में रोबीले से इधर से उधर चल रहे हैं। थोड़ा सा भय सा भी था कि पता नहीं क्यों भय था। अब थोड़ी देर में वो लोग आए। उनका नाम था शकील अहमद खान, वाइस प्रेसिडेंट थे हबीब बैंक ऑफ जूरिक के। उन्होंने देखा वैद्य जी थोड़े घबरा रहे हैं।
तो बोले वैद जी अब आप आ तो गए हैं, पहली बार पाकिस्तान आए हैं? मैं जी साहब। तो देखिए वैद जी मालूम है ना पाकिस्तान इंडिया के बीच में तो क्या होता है ना, हम लोग एक दूसरे को बहुत शक की नज़रों से देखते हैं। तो अब आप पहली बार आए हैं तो आज आपको क्या करेंगे कि हम आपको पुलिस स्टेशन लेके चलेंगे। पुलिस स्टेशन? मैं अपने को कोसने लगा, यार क्यों आया पाकिस्तान? ये तो अब ऐसी बात कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। अब पुलिस तो पुलिस होती है। तो खैर मैंने दम सूख गया, बोलती बंद हो गई। हम गाड़ी में बैठे, कुछ नहीं दिख रहा था मुझे, मुझे केवल पुलिस दिख रही थी। और वाकई में उन्होंने कराची के सदर थाना के बाहर गाड़ी रोक दी। वहाँ कुछ लोग बरामदे में उखड़ू होके बैठे हुए थे। बोले भाई जी ये सब लोग पाकिस्तान से आए हुए, कल आए थे, तो इनकी शिनाख्त चल रही है। अब तो मेरा वो सांस बिल्कुल गले में अटक गया। हैं पूरी रात बैठे रहे? बोले हाँ भाई जी, अब जब तक तहकीकात नहीं हो जाएगी तो कैसे आएंगे? मेरे चेहरे पे हवाइयाँ उड़नी थी। खैर मैं उतरा, पैर उठ ही नहीं रहे थे अंदर जाने के। अंदर गए तो देखा एक पुलिस वाले ने तपाक से उनसे हाथ मिलाया, और कैसे जनाब, मेरी जान में जान आई। फिर बोले साहब इनकी फ़ोटो किधर खींचेगी? फ़ोटो? हाँ बोले भाई जी वो फ़ोटो ज़रूरी होती है ना। अभी भी उन्होंने खुलासा नहीं कि क्या होने वाला है। वो काले से रंग का एक बड़ा सा फ्रेम होता है, उसके पीछे पर्दा डाल के मेरी फ़ोटो खींची। और फ़ोटो खींचने के बाद क्या हुआ, मुझे बड़े प्यार से वो जो थाना इंचार्ज थे उनके कमरे में ले गए। बैठिए। नहीं ये हुड़ू वाले तो मैं हुई नहीं, तो थाना इंचार्ज में हुआ। और वहाँ पर क्या होता था, पुलिस रिपोर्टिंग थी वो। पुलिस रिपोर्टिंग वीसा था हमारे बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कि जो यहाँ से जाएगा उसकी पुलिस रिपोर्टिंग होगी। उन साहब ने कहा भाई जी आपकी शिनाख्त होगी। बात तो सही बोली। खैर पुलिस वालों ने बड़े प्यार से बड़ी इज्जत से बात की, मेरी पुलिस रिपोर्टिंग हुई। और समय यह था कि जिस घर में जाओगे उसी घर में रहोगे, उससे आगे भागे नहीं जाओगे। तो खैर तब उन्होंने मुस्कुराए, बोले वैद जी कैसी रही? मैंने कहा बहुत अच्छी रही, आपने तो मेरी जान ले ली। मैं जान बचाने नहीं आया था। तो ये मेरा पहला अनुभव हिंदुस्तान से बाहर एक विदेश की धरती पे हुआ। बहुत मजा किया थे। और फिर मैं उनके घर पहुंचा। एक 13-14 साल का लड़का था, ब्लड कैंसर था, और उसको पैचेडीन के इंजेक्शन दिए जाते थे जो डॉक्टर दे रहे थे। बच्चों को बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, पर मेरे को तजुर्बा कम था। हमने पैथिडीन के इंजेक्शन उसके बंद कराए। दर्द में तो आराम हुआ, पर पैथिडीन के विड्रॉल को मैं संभाल नहीं पाया। तो बच्चा जिसके प्लेटलेट 3-4 दिन में हुए, और दिवाली का दिन था, और मैं इसलिए गया था कि मेरी दिवाली घर में ना मना के अगर मैं किसी के चिराग को जला सका तो मेरे लिए सबसे बड़ी दिवाली होगी। तो 21 अक्टूबर की दिवाली 1987 में मेरा ये पाकिस्तान का संस्मरण, पहली विदेश यात्रा का संस्मरण, और वो शकील साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर एक जान बन गया। उन्होंने मुझे एक होटल में ठहराया, वहाँ भी ये था कि कहाँ कहीं नहीं जाएंगे। मैं उनके घर पर, उन्होंने खाना बनाया। तो मैंने मेरठ में देखा कि जो मुसलमानों के घर थे, छोटे घर थे, हमारा दूध वाला, मशीन वाला, वेल्डिंग वाला, ये सब लोग छोटा छोटा काम करते थे, इनके घर छोटे थे, उसी तरह का रहन सहन था, बच्चे भी साथ में पढ़ते थे। परंतु यहाँ मैंने क्या देखा, बड़े बड़े मकान, सुंदर, खुशबू वाले, बहुत अच्छे फर्नीचर वाले, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर से जुड़ा हुआ था। तो आंखें खुल रही थी। एक बड़ी सी टेबल, हमने देखा कि हम तो 6 टेबल वाली को डाइनिंग टेबल कहते थे, अब 20 लोगों की डाइनिंग टेबल। अरे इतने लोग कैसे खाना खाते होंगे? कालीन लगा हुआ है घर में, खुशबू आ रही है। फिर मैं उनके घर में बैठा हूँ, पर अभी भी मेरे दिल में ना वो हॉलो हो रहा है कि यार ये क्या हो रहा है चारों तरफ। तो अचानक मैं बैठा था, वो शकील साहब कुर्ता सलवार पहनते थे। पता चला कि इनकी ड्रेस ही कुर्ता सलवार है, जैसे हमारे पिताजी धोती कुर्ता पहनते थे। हम तो पैंट कमीज वाले अंग्रेजों की पहनते हैं, पर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की वेशभूषाएं पठानी सलवार कुर्ता पजामा, वो सलवार कुर्ता। तो अचानक वो बोले, तो देखा टेबल पे कुछ खाना लग रहा है, और अचानक वो जोर से बोलते सख्त नालायक। ये सख्त नालायक किसको बोले? क्या हुआ जी? बोले भाई जी माफ़ कीजिएगा,
वो बच्चे को पता नहीं है, तो खाना लगा रहा था, तो मैंने क्या हुआ, नहीं वेज जी, वो थोड़ा गोश्त ले आया, तो आप तो वेज जी है ना, तो आपके लिए हमने तरकारी वगैरह बनवाई है, तो गलती से गोश्त ले आया था, माफ़ कीजिएगा। तो अब तक मैं भी खुल गया था। मैंने, शकील साहब अगर तरकारी खानी होती तो पाकिस्तान क्यों आता? बोले या अल्लाह! तो बात-बात में अल्लाह की बात करने वाले लोग। फिर वो बड़ा लज़ीज़ खाना था, बोले हमें तो तरकारी बनानी आती नहीं। हमारी बेगम 3 दिन से परेशान थी, हम तरकारी कैसे पकाएँगे, क्योंकि हमें तो गोश्त, चिकन, मछली यही सब पकाना आता है। तो एक डिफरेंट कल्चर थी, डिफरेंट माहौल था। बहुत ही लाजवाब खाना, बहुत ही लाजवाब हॉस्पिटैलिटी। बच्चा नहीं बच पाया, मैं 7-8 दिन वहाँ रहा, उसका बहुत अफ़सोस। पर उन्होंने कहीं भी कोई गिला-शिकवा नहीं किया। जितना सम्मान मेरे को मिल सकता था, जितना प्रोटेक्शन मेरे को मिल सकता था, और उस बीच में भी वो भरसक कोशिश करते रहे कि भाई जी, रांची पहली बार आए हैं, कुछ दें। तो जगह भी घुमाई, तोहफे भी दिया, मेरी फीस भी दी, और मेरी जो विदेश यात्रा का श्री गणेश एक ऐसे देश से हुआ जिसके बारे में हमारे कोई परिवार के लोग, हमारे मित्र के लोग सुनना ही नहीं चाहते। है ना बड़ी विस्मयकारी बात कि 15 मिनट में पासपोर्ट, वो भी 15 दिन के लिए वैलिड, और वो भी पाकिस्तान के लिए वैलिड, और इसे करने के बाद मैं भारत आ गया। तो मैं बैठा था कि अब मुझे कहाँ जाना होगा, परंतु बात शुरू हो चुकी थी। अब आया जनवरी 88, 2 महीने बाद, कि साहब लंदन में एक पेशेंट है, आपको देखने जाना है। पर इसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। उनके घर में एक महिला को कैंसर हुआ, और मेरी प्रसिद्धि इतनी थी कि वो चाहते थे मैं उन्हें देखने जाऊँ। मैंने कहा अब लंदन कैसे जाऊँगा? मैं फिर नैरेडिन साहब के पास पहुँचा, और अब की मेरा पासपोर्ट फिर एक्सटेंशन हो गया 2 महीने के लिए, और उसमें यूके 5-6 कंट्रियों के नाम जोड़ दिए गए। लंदन पहुँचा। अब लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट, ठंडा माहौल, बिल्कुल अजब सा था, क्योंकि मेरठ की गलियों का पला हुआ आदमी, हापुड़ रामनगर चौपले को देखने वाला आदमी, बेगमपुल और सदर बाजार को देखने वाला आदमी एक दुनिया के रईस मुल्क में था। उन दिन हमारे देश में एक ही टीवी आता था, दूरदर्शन। और मैं जिस होटल में मुझे ठहराया हुआ, वहाँ बीबीसी के 4 चैनल आते थे, बीबीसी 1, 2, उनके बोलने का लहजा अलग था, सब कुछ अलग था। और जाते ही एजवेयर रोड पे मैं था वहाँ पर, तो जाते ही उसने, जो मेरे मरीज थे, उनका घर पास में ही था, उनकी पत्नी को देखा, और उन्होंने जो 200 पाउंड मेरे हाथ में दिए चाय पानी के लिए। मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उस समय पाउंड 18 रुपए का था, 3600 रुपये। और उन दिनों मुझे याद है कि दिल्ली के 5 सितारा होटल में 40 रुपए में बढ़िया नाश्ता मिलता था, बाकायदा पराठा, अचार, दही वगैरह। तो मैं बहुत खुश था कि यार 200 पाउंड तो बहुत होते हैं, और बचत का ही बनिया हूं ना, तो थोड़ी बचत भी करना चाहता था। पर मुझे नहीं पता था किस मुल्क में आया हूँ। तो उस होटल के जिसमें मैं ठहरा था, वह नाश्ता फ्री था, जूस, ये ब्रेड, मफ़िन, इस तरह का। मैंने कहा नहीं, बढ़िया वाला नाश्ता करूँगा, पैसे हैं मेरी जेब में। और वह नाश्ते का टाइम था कि इतने बजे तक ही नाश्ता मिलेगा, हर चीज़ टाइम पर व्यवस्थित, कोई चह-चह पापा नहीं। खैर मैं उस नाश्ते को छोड़ के बाहर आ गया, पड़ोसी भी थाली को छोड़ के बाहर आ गया। बाहर आया तो रेस्टोरेंट भी देखने शुरू किए, तो हर रेस्टोरेंट में बाहरी मेन्यू लिखा हुआ था, क्या-क्या अंदर है। कोई ब्रेड, अंडा, चाय, कॉफ़ी, और सब जगह किसी जगह 20 पाउंड, किसी जगह 15 पाउंड। और मैं हिसाब लगा रहा हूँ 18 गुणा 15, 18 गुणा 10, ये तो बहुत महँगा है। अब मैं अपने होटल में वापस आया तो वहाँ पे तो नाश्ता बंद हो चुका था। अब भूख लग रही थी, मैं फिर बाहर गया, 1 रेस्टोरेंट, 2 रेस्टोरेंट, 3 रेस्टोरेंट, आखिरी में एक रेस्टोरेंट में 6.5 पाउंड का बुफे था। 18 चिक्का, 116। अरे ये तो शेरटॉन होटल से भी महँगा है। पर क्या करता, अंदर घुसा, लाइन लग के नाश्ता लिया, लाइन लग के अपना प्लेट उठाई, और खाने के बाद बर्तन भी उठा के रखने पड़े। तो ये मेरे लंदन मेरे लिए अनूठा था, क्योंकि हमारे यहाँ तो ढाबे में भी जाओ ना,
तो प्लेट कोई और लगाता है, उठाता कोई और है। तो खैर वो देखना शुरू किया, मरीज को देखा। पर लंदन में मैं देख रहा था कि सारा काम व्यवस्थित तरीके से है। शाम के 5 बजे नहीं, सारी दुकानें बंद हो गई। अरे दुकानें बंद हो गई तो फिर शॉपिंग कब होगी? वहाँ दुकानदार को भी एक इंसान समझा है, वो नहीं कि रात के 10 बजे तक काम करेगा। तो वो देखा, और इसी बीच में एक चीज़ और हुई जिसने मेरे मन को झकझोर दिया। टीवी पे मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को कि मेनिंजाइटिस से डेथ हो गई। एक बच्चा था, वो बच्चा कॉफन में लिपटा हुआ था। उसके माँ-बाप टीवी पे आते हैं। मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी थी और लंदन के लिए बहुत बड़ी बात हो गई, और उन्होंने तुरंत एक मेनिंजाइटिस रिसर्च सपोर्ट ग्रुप बनाया। पूरा टीवी, पूरा देश मेनिंजाइटिस हो गया। जगह-जगह सड़क पर सेव मेनिंजाइटिस, 5 मेनिंजाइटिस, चद्दरें बिछ गई, कोई 1 पैनी, कोई 10 पैनी, कोई पाउंड। टीवी पे खबर आ रही है कि इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। मैं शायद 7 दिन था लंदन, 8 दिन, और मैंने देखा पूरे देश में मुहिम बन गई है मेनिंजाइटिस रिसर्च। मैंने कहा अरे! एक बच्चा मरा, उसके माँ-बाप रोने-पीटने के बजाय मेनिंजाइटिस से लड़ने के लिए वो बाहर आ गए हैं। बच्चे की लाश उनके हाथ में है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया है। मैंने कहा यार, ऐसा तो बहुत अच्छा है। मेरे दिमाग में आया कि मैं भी जो कैंसर पे काम कर रहा हूँ, मैं भी रिसर्च फाउंडेशन बना के इस तरह की मुहिम बनाऊँगा। कोई वॉक फॉर मेनिंजाइटिस, वॉक फॉर दिस, चैरिटी शो फॉर दिस, और बाकायदा आ रहा था कितना पैसा इकट्ठा हो गया, कितना हो रहा है। मेनिंजाइटिस के ऊपर डिबेट हो रही है। ये मेरे लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था। टीवी पे 4 चैनल थे, प्रोग्राम भी आते थे, पर मेनिंजाइटिस छाया हुआ था। और तो लंदन की सड़कें, लंदन का वेदर, लंदन का डिसिप्लिन, सब तेज़ी से चलने वाले खट खट खट। और इसी बीच में देखी मैंने लंदन की अंडरग्राउंड ट्रेन। बड़ा विस्मयकारी था। अरे ज़मीन के नीचे इन्होंने कैसे बनाया? हमको पता था हिंदुस्तान में ट्रेन बनती है तो एक पुल बनाने में 10 साल लग जाते हैं। इधर ट्रैफिक बंद, उधर ट्रैफिक बंद। तो वहाँ की भव्यता से सिक्का डाल के फ़ोन पे बात करना, लाल रंग की बस में जाना, और पौंड, बिल्कुल सब चीज़ नहीं थी, पर शायद एक देखने को बहुत कुछ था। फिर मेरी वो जो सज्जन थे डॉक्टर जो मेरे पास आए थे, वो मेरे को मिले। मैंने उनको फ़ोन किया कि मैं लंदन आया हुआ हूँ, जो डॉक्टर साइमन मिलर से रॉयल मार्सडन के। तो उन्होंने मुझे खाने पे इनवाइट किया। तो एक मेरे सज्जन हिंदुस्तान के जानकार थे वहाँ पर, उसी मरीज के थ्रू, आयरलैंड वाले के थ्रू, वो जो लंदन में 30 साल से रह रहे थे। उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा, गोरे ने आपको खाने पे बुलाया? अब मेरे लिए और हैरानी की बात है कि जो आदमी 30 साल से लंदन में रह रहा है, वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? पता चला गोरे खाने खाने तो आ जाते हैं हमारे यहाँ, पर हम हिंदुस्तानियों को अपने घर में खाना खाने बहुत कम बुलाते हैं। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, हम साथ रहते हैं, आना जाना रहता है। पर उस दिन मुझे पता चला कि लो चाहे कुछ। खैर, मैं लंदन की ट्रेन में बैठा, ब्रिटिश रेल में। बड़ा ट्रेन टाइम से चल रही है, दौड़ती हुई चल रही है, कोई बगैर स्टेशन के रुकती रही, यानी कि कहीं भी रुक गई फिर चल गई। मैं मेरठ दिल्ली शटल में यात्रा करा हुआ हूँ, कभी भी रुकती थी, कहीं भी रुकती थी। कभी लेट हो गई, बिल्कुल घड़ी की सुई पे, तो उन्होंने बोला मैं आपको स्टेशन के बाहर मिलूंगा। मैंने कहा लेट हो गई तो कैसे होगा? पर लेट तो होता ही नहीं था। वहाँ पर वो आए और गाड़ी में लेके अपने घर ले गए। तो सटन सरे में उनका घर था, ले गए। लंबे से थे बहुत। तो जब उनके घर पहुंचा तो उनका एक डॉक्टर दोस्त भी आया हुआ था। उनके हाथ में गिलास था, और गिलास के अंदर कुछ पीले से रंग का, पीले ऑरेंज कलर का कुछ था। मैंने शायद एप्पल जूस हो रहा है, इतना कम क्यों पी रहे हैं? फिर मेरे को बोले भाई जी आपके लिए ड्रिंक बनाए? मैंने ये क्या है? बोले विस्की है। मैं सर मैं तो पीता नहीं हूँ। मैं 11 बजे विस्की पी रहे हैं ये? मैं तो बहुत बड़े बेवड़े हैं ये, सुबह ही सुबह पी रहे हैं, हमारे तो शाम को पीते हैं लोग। पर मैंने देखा उनका गिलास छोटा सा था, और वो मुंह तक ले आके जाते थे, पता नहीं पीते थे कि चाटते थे कि सूंघते थे, मुझे नहीं पता। फिर रख देते थे, फिर गप्पे मारने लगते थे। बोले भाई जी आप क्या पियेंगे? मैं जूस पीऊंगा जी। अच्छा साहब, ऑरेंज जूस आ गया, और मेरठ वाले हमने जूस को मुंह से लगने से पहले ही पी गए। मैं बोले कटक से तड़ाक से पी जाते हैं। थोड़ा सा, हमें क्या पता मैनर्स क्या होते हैं, जंगली थे थोड़े से, पी लिया। पर उन्होंने दोबारा नहीं पूछा, जैसे हमारे कहते और पियोगे? अब सुबह सुबह गया था
किसी ने खाने पे बुलाया तो हम हिंदुस्तानी है ना, कोई खाने पे बुलाए तो कम खा के जाते कि ठूस के खाएंगे, किसी के दावत में जा रहे हैं। और ऐसा होता क्यों नहीं, क्योंकि जब वो पिछले साल मेरे घर में आए थे तब उन्होंने पूड़ी, कचौड़ी, पुलाव, रायता, सारा हिंदुस्तानी खाना बहुत शौक से खाया था। पर अब उल्टा था, अब एक हिंदुस्तानी अंग्रेज के घर में खाना पहुंचा था। अंग्रेज को तो मेरा खाना बहुत पसंद आया, तो मैं कम खा के नाश्ता इसलिए गया था कि वहाँ भर के खाऊंगा, मैं भी बदला सधाऊंगा। पर बैठ गए खाने पर, भूख लगने लगी थी, जूस पिया हुआ था। अब खाने की टेबल पे बैठे तो छोटी सी प्लेट आई, क्वार्टर प्लेट, उसमें एक बेक्ड पोटैटो था, थोड़ी सी बॉयल्ड बीन्स थी, एक सफ़ेद ट्रायंगल, बिल्कुल सफ़ेद रंग का चिकन का टुकड़ा था, मैंने वैसा चिकन देखा ही नहीं। और साथ में एक गोल डबल रोटी, जिसे मफन टाइप का होता है, गोल सा रोल था, ब्रेड रोल वो था, मक्खन था, चाकू था और छुरी थी। अब सब लोग चाकू छुरी से खा रहे हैं। अबे भैया, हम तो हाथ से खाने वाले, इसे कैसे खाएं? पर जैसे जैसे वो करते नकल मारता गया, चाकू से काटा, उसमें मक्खन लगाया, वो खाया। अब धीरे धीरे ख़त्म हो, क्योंकि स्वाद बिल्कुल अजीब सा था, उस पर नमक, काली मिर्च, मैंने वो मसाले मसूले तो ही नहीं यहाँ पर। खैर खाया, खाने के बाद बोले, वैद जी विल यू हैव मोर? तो मैंने कहा यही खा लूँगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा? मैं नहीं नहीं, थैंक यू। ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती थी, थैंक यू सॉरी ओके कहना आता था, तो थैंक यू जी बोल दिया। अब मैं बैठा हूँ, एक बार उन्होंने बोल दिया, मैंने मना कर दिया। अब उन्होंने फिर से उसको लेना शुरू कर दिया, बीन्स को भी, पोटैटो को भी, चिकन को भी और वो ब्रेड रोल को भी। तब मेरे को समझ में आया कि बेटे खाना तो यही था। मैं सोचता चावल आएगा, पराठे आएंगे, रोटी आएगी, रायता आएगा, कुछ नहीं आया। अब कैसे बोलूं कि भाई अब ले लूं, क्योंकि वो तो दोबारा पूछते नहीं है। मना कर दिया तो मना कर दिया, हमारे तो थोड़ी, अरे खाओ खाओ थोड़ा और खाओ। अब वो खाते रहे, मैं बैठा रहा। और जब बैठा हो गया तो एक पुडिंग आई, इतनी सी कटोरी, ऐसे नहीं कि कटोरा भर के खीर खाने वाले, कटोरा भर के रसमलाई खाने वाले, नहीं, छोटी सी पुडिंग। तो वो 2 चम्मच में ख़त्म हो गई। ख़त्म होने के बाद बोले, भाई विल यू हैव मोर? मैंने यस, और उन्होंने पुडिंग एक बार दे दी। 2 बार ख़त्म हो गई, तीसरी बार पूछा ही नहीं, पर पेट में तो कुछ हुआ ही नहीं था, भूख अभी भी बरकरार थी। और मैं गया, यार खा बन गया मैं। खैर वो बातें करते रहे, क्योंकि उनके लिए बड़ा दिलचस्प था हिंदुस्तान का सफ़र, मेरे से मिलने का सफ़र, और बहुत एक्साइटेड थे। बात हो गई, शाम हो गई, बोले, वैद जी मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, विल यू हैव डिनर विद अस? मैंने अभी लंच की तो मेरी ऐसी की तैसी को, डिनर में पता नहीं क्या करेंगी ये। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आई हैव टू गो। उन्होंने मुझे ट्रेन में छोड़ा, ट्रेन में छोड़ के मैं अपने रेलवे स्टेशन पे पहुंचा, और वहाँ से सीधे मैं पहुंचा अपने पाकिस्तानी पेशेंट के घर में। उनके घर में कुक था। मैंने कहा बेटा 2 पराठे बना के खिला, भूख से तड़प गया हूँ। फिर अपने मोटे पराठे हिंदुस्तानी टाइप के, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का खाना एक जैसा ही है, पराठे खाए। तो लंदन का मेरा वो प्रवास था, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का खान पान, वहाँ का शिष्टाचार, और सुबह सुबह दारू। तो पता चला वो नीच पीते हैं लिप पे, और वो 30-40 ml होती है, और चाटते रहते हैं। तो नशे के लिए नहीं पीते हैं, वो उनकी कल्चर है शायद। इतना ठंडा, कान बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे कोई काट के ले जाएगा, नाक ऐसे लगती थी काट के ले जाएगा, और सब तेजी से चलने वाले, जैसे भाग रहे हो। तो देखा सब लोग तेज चलते हैं, लंबे से कोट पहन के दाग 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 चलते हैं। गाड़ियाँ ट्रैफिक लाइट पर रुकती हैं, कोई पुलिस वाला नहीं दिखता है, पर सब सिस्टम से काम चलता है। तो पहली बार सिस्टम से रूबरू हुआ, एक नए कल्चर से रूबरू हुआ, उनके तहजीब से रूबरू हुआ। और तो ये मेरी दूसरी विदेश यात्रा हुई। और उसके बाद जब मैं आ गया तो नारायण साहब से मैं मिला धन्यवाद देने। तब उन्होंने बोला, वैद जी आपका शायद आना जाना लगा ही रहेगा, तो क्यों ना आप एक पासपोर्ट बनवा लें। तब मेरा नया पासपोर्ट का फॉर्म भरा गया, पर नाम मेरा वैद्य बालेंदु प्रकाश, वैद्य मेरा फर्स्ट नेम बन गया, प्रकाश मेरा लास्ट नेम बन गया, और वो बालेंदु पता नहीं कहाँ गुम हो गया। तो ये मेरी बहुत ही संस्मरणीय
विदेश यात्राएं हैं और करीब 300 से ज़्यादा विदेश यात्राएं मैंने 1987 से लेके 2012 तक की, सभी मुल्कों में गया। तो आज का ये मेरा पहला संस्मरण है। मुझे कहा गया कि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ संस्मरण बनाऊं, और मैं समझता हूं कि ज़िंदगी में सारी यूनिवर्सिटी एक तरफ है, सारी पढ़ाई एक तरफ है, पर ये जो पर्यटन है, देश विदेश में घूमना है, लोगों से मिलना है, उनसे ज़्यादा सीखने के लिए यूनिवर्सिटी कोई नहीं होती। तो आशा है आपको मेरी ये छोटी सी जर्नी पसंद आई होगी। इसमें एडवेंचर भी था, उसमें उत्साह भी था, डर भी था और खुशियाँ भी थी। धन्यवाद।